सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकाः कक्षा संख्या चतुस्त्रिंशत्तमी 34वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे अब संख्या बढ़ती जा रही है। 34 कक्षाएं हो गई हैं और जहां तक मुझे आशा है कि संपूर्ण परिभाषा को हम 70 से 75 कक्षाओं में पढ़ लेंगे। 70-75 कक्षाएं काफी होती हैं, परंतु काफी इतनी भी नहीं होती, क्योंकि हमने अष्टाध्यायी का जो 6वां अध्याय था उसमें लगभग आपको 100 कुछ कक्षाएं पढ़ाई थी तो उस 6वें अध्याय से तो छोटा ही है। तो मित्रों, 34 कक्षाएं हो गई हैं। प्लेलिस्ट में हमने एक कॉलम बना दिया है पारिभाषिका। अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इन कक्षाओं को, जो प्रौढ़ विद्यार्थी हैं अथवा जो व्याकरण के शिक्षक हैं, संस्कृत भाषा के व्याकरण के, अथवा जो संस्कृत भाषा को गहराई से समझना चाहते हैं, गहराई से, क्योंकि ये शास्त्रीय कक्षा है, तो उन लोगों तक शेयर करके आप अपना संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार में सहयोग प्रदान कीजिए। ठीक है, कि आपका कर्तव्य, मेरा कर्तव्य पढ़ाना है, पढ़ा रहा हूं जी, और मेहनत से पढ़ा रहा हूं, पूरे परिश्रम के साथ पढ़ा रहा हूं, खाना पूर्ति नहीं कर रहा। ठीक है, और कोई फीस भी नहीं ले रहा किसी से। आप जो भी दक्षिणा के रूप में दे देते थे, ठीक है, नहीं तो पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ा रहे हैं। तो आपसे इतना अवश्य हम अपेक्षा रखते हैं कि आप इन कक्षाओं को अपने मित्रों तक शेयर करके अवश्य पहुंचाएं। और भी आपको कोई सहयोग चाहिए हमारे से जो हम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिए, ये मेरा नाम है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, जबकि मैं नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ लोग देखते नहीं, वैसे पूछते हैं। तो ये मेरा नाम है, सरल नाम है। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको एक ये परिभाषा पढ़ाई थी, आपको एक पूर्वापर नित्यांतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, और ये तो हमारी पहले ही हो गई थी। और ये कक्षा तो मैंने उससे भी पहले पढ़ा दी थी, परंतु इसमें कुछ दूसरी पुस्तक की जो थी वो पढ़ा दी थी। और फिर एक परिभाषा मुख्य रूप से ये पढ़ाई थी, पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम। ठीक है, ये सरल थी। बाकी मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर आप इस उदाहरण को हटा लीजिएगा, इसको यहाँ पर रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यदि रखना भी चाहते हैं तो उसको दूसरे तरीके से समझना था आपको, कि जो मैंने बता ही दिया था, दोबारा उसकी आवृत्ति क्या करना। ठीक, चलिए, अब हमारी अगली परिभाषा आ रही है सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितमेव। ये वस्तुतः क्या है, पुनः प्रसंग विज्ञाना सिद्धम की एक प्रकार से अपवाद है। क्या है? अपवाद। आइएगा समझते हैं। इसकी ये उत्थानिका है, भूमिका कह सकते हैं। यहाँ कहते हैं लोके एवं खलु दृश्यते। लोक में निश्चित रूप से ऐसा खलु दृश्यते देखा जाता है। ठीक है, लोके ही
क्योंकि इस प्रकार से निश्चित रूप से लोक में, संसार में दृश्यते, दिखाई देता है। क्या? यद्युभायोस्तुल्य बलयोः स्वामिनोः कश्चिदेकः प्रेष्यो भवति, सा ही पर्यायेण उभयोः कार्यम करोति। क्या देखा जाता है जी? दो बलवान मालिक हैं बलवान अर्थात मानिएगा, माने नौकर के लिए जो बलवत्ता चाहिए मालिक के अंदर वो। तो यदि उभयो तुल्य बलयो, ये जो दो समान बल वाले, स्वामिना माने मालिक, दो मालिक हैं और उनका कहते हैं कश्चिद एक प्रेष्यो भवति, उनका नौकर एक है। दोनों मालिक इतने समर्थ हैं कि वो दो नौकर नहीं रख सकते, एक ही नौकर रखा है उन्होंने ठीक है। तो दो मालिकों ने अपने कामों को कराने के लिए मानो एक नौकर रख लिया, प्रेष्यमा नौकर। तो वो क्या करता है? सा ही पर्यायण उभयो कार्यम करोति, जो नौकर है वो दोनों मालिकों का नंबर नंबर से काम कर देता है। बताते हैं भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो, मालिक बताते हैं। तो वो जो पहले बताता है उसका पहले काम कर देता है, जो बाद में बताता है उसका बाद में काम कर देता है, अथवा जिसका आवश्यक है उसका पहले कर देता है। तो कोई परेशानी नहीं आती, वो दोनों का नौकर बना रहता है, दोनों की तरफ से उसको सैलरी मिल जाती है। ठीक है। लौकिक उदाहरण माने ऐसा होता है कि हम कई मालिक लोग मिलकर के एक अपने नौकर को रख लेते हैं। ठीक है। यदि हमारे पास में अधिक कार्य नहीं है, मेरे पास भी अधिक कार्य नहीं है, आपके पास भी नहीं, तो दोनों मिलके कहा कि भाई ठीक है जी, इसको एक व्यक्ति को रख लेते हैं, दोनों के काम कर देगा, दोनों मिलकर के इसकी सैलरी दे देंगे। तो कहते हैं तो उस नौकर को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो दोनों के कार्य कर देता है। हाँ, ठीक है। अब कहते हैं परेशानी कब होगी परेशानी तब होगी उस नौकर को बेचारे को, परम कदाचिद वावपि स्वामिनौ यदा तम युगपत् नाना दिक्षु प्रेषयतः तदा यदि सः उभयोरप्य विरोधार्थी भवति तर्हि न कस्यापि कार्यं करोति असंभवात्। परंतु कहते हैं कभी दोनों ही वो मालिक जब उसको एक ही नौकर को एक साथ, युगपत् माने एक साथ, नाना दिक्षु प्रेषयता भाई एक कह रहा है डाक खाने जाना है और एक कह रहा है भाई दूध लेके आना है। अब डाक खाना अलग दिशा में, दूध दूध जहां से लाता है वो अलग दिशा में है भाई। डाक खाना जिधर है उधर ही यदि कोई दूसरा ऐसा कार्य है तो दोनों के कर देगा। अब डाक खाना उधर है, दूध का स्थान उधर है, तो दोनों कह रहे हैं भाई मेरा काम कर, मेरा दूध ला, मेरी चिट्ठी दे के या पत्रा। तो कहते हैं युग पर नाना दिक्षु माने भिन्न भिन्न दिशाओं में, प्रेषयतः वे दोनों भेज रहे हैं भाई मेरा काम इधर तो जाओ, तदा तब क्या होगा जी? यदि तब क्या है वो यदि सामान्य व नौकर उभयो अपि अविरोधार्थी, भाई वो किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहता, किसी का विरोधार्थी में विरोधी नहीं बनना चाहता, दोनों मालिक का प्रिय बनना चाहता है। तो अब क्या उपाय है? भाई क्या करे? भाई दोनों के काम कर नहीं सकता, किसी का पहले करता है तो जो जिसका नहीं करता पहले वो बुरा मानेगा, जिसका पहले कर दे वो खुश हो जाएगा, एक का विरोध हो जाएगा। तो कहता वो नौकर यदि बुद्धिमान है कोई, तो बुद्धिमान नौकर क्या करता है? वो कहता है भाई मैं किसी का विरोध नहीं ले रहा, भवती तरे न कस्यापि कार्यम करो, वो किसी का नहीं करता, वो कहता मालिक नहीं हो सकता बस आप चुपचाप बैठे रहो। क्यों? असंभवात, भाई हो ही नहीं सकता, एक साथ कैसे हो जाएगा? भाई उसको विरोध नहीं करना, तो वो सोचता भाई तुम्हारा भी नहीं करता, तुम्हारा भी नहीं करता, ठीक है जी प्रसन्न रहो ठीक है, प्रसन्न रहेंगे। यदि मालिक कहेंगे भाई क्यों नहीं कर रहा, तो फिर वो कहेगा भाई कैसे कर दूं,
भाई एक समय में आप दोनों मुझे भिन्न भिन्न दिशा में कार्य करने के लिए भेज रहे, मैं कैसे कर दूंगा? तो कहते हैं कथन्नु एको नाम युगपत नाना दिक्षु गच्छेत। अब कहते हैं ये कैसे हो सकता है? कथन्नु एको नाम मानी ये एक व्यक्ति, ये कैसा न्याय है कि ये कोई सा न्याय है क्या कि एक व्यक्ति एक साथ, युगपत माने एक साथ भिन्न भिन्न दिशाओं में गच्छी चला जाए? कौन जाएगा? कोई नहीं जा सकता भगवान के अलावा। तो भगवान तो सब जगह पहले से व्यापक है। पर्यायेण कुर्यात् चेत यस्यापि पश्चात करिष्यति स हि क्रुद्धो भवेत्। और यदि पर्याय से करता है नंबर से, तो जिसका भी वो बाद में करेगा वो उस पर गुस्सा हो जाएगा, है मेरा नहीं किया, मैं सैलरी पैसे काटूंगा। तदवत, ये तो लौकिक उदाहरण दे दिया कि ऐसी स्थिति आने पर बुद्धिमान नौकर तो किसी का विरोधी नहीं बनता, वो तो कहता भैया ठीक है मैं तो यही बैठ जाता हूं, मैं ना कर रहा किसी ठीक है, मथुरा वाली भाषा बोल दी हमने, ठीक है। चलिए, तो कहते हैं तदवत् सूत्रेष्वपि यद्युभयोरपि बलवत् भविष्यति तत्पूर्वं प्रवर्तेत। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से सूत्रों में जो निश्चित रूप से उभयोरपि बलवत् भविष्यति, मान दोनों में जब बलवान सूत्र होंगे तो किसी का कार्य नहीं होगा समान बल, पर दो में यदि जो बलवान होगा, बलवान वाला क्या भविष्यति, बलवान वाला सूत्र कार्य कर देगा। तत्पूर्वम प्रवर्ते, तो उसकी पूर्व प्रवृत्ति होगी। समान बल वाले में तो नहीं होगी, समान बल वाले में तो किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी। परम यद्युभे अपि तुल्य बले स्यातां तदा लोकबदे कस्यापि कार्यम न भवेत्। परंतु जब यदि दोनों ही बल तुल्य बल वाले हो में हो जाएं, तब लोकवत्म, लोक में जैसे नहीं होता, एक अस्यापि कार्यम न भवेत्, एक भी सूत्र का कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो वो कोई मतलब किसी सूत्र का भी कार्य नहीं होगा। अब कहते हैं आगे, यथा ही स्त्रीलिंगे वर्तमानयो स्त्री चतुर शब्दयोः सामान्येन विभक्तौ तिस्री चतस्रे इत्येतावादेशौ उक्तौ। अब ये उसको प्रस्तुत कर रहे हैं उदाहरण को, क्या? क्योंकि जिस प्रकार से स्त्रीलिंग में वर्तमान त्रि और चतुर शब्द हैं, उन शब्दों को सामान्य विभक्ति के परे रहते, विभक्ति मात्र के परे रहते, चाहे वो किसी वचन का हो। तीसरी और चतुश्री आदेश कहे हैं, ये आपको अष्टाध्यायी में आप देखेंगे तो ये 7वें अध्याय के द्वितीय पाद में ये सूत्र बनाया था। यहां पर ये त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरी चतुस्त्री, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 99वां सूत्र है, 99। ठीक है, तो यहां पर कह दिया। और दूसरा यहां पर और बताते हैं कि अथ च आम विभक्तौ त्रिशब्दस्य त्रयः इत्ययमपि आदेशः उक्तः। कहते हैं और यहां पर आम विभक्ति त्रिशब्द को यहां पर ये है त्रेस्त्रयः। क्या है? त्रेस्त्रयः। ये 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 53वां सूत्र है, 53। त्रेस्त्रयः यहां कहते हैं आम विभक्ति के परे रहते त्रिशब्द को, यहां पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन एक निश्चित लिया है। त्रया इति अयम अपि आदेश उक्ता, ये आदेश भी कहा है त्रिशब्द को, त्रि को या त्रय कहा है, और वहां त्रि को और चतुर को तीसरे चतस्र कहा है। तत्र विप्रतिषेधे परम कार्यम इति सूत्रेण पर विप्रतिषेधम मत्वा पूर्वम तीसरे आदेशः जाता।
अब क्या हुआ इसमें, किसमें, स्त्रियाम त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसृचतस्त्री और त्रेस्त्रय, इनमें यहां पर विरोध होगा कहां पर, आम विभक्ति के परे रहते, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में कठिनाई आएगी। प्रथमा द्वितीय तृतीया में तो कोई, पंचमी में कोई परेशानी नहीं है, सप्तमी में नहीं है, षष्ठी में आएगी। तो अब यहां पर ये जो सूत्र है क्या है, त्रेस्त्रय। अब यहां पर त्रेस्त्रय कहते हैं विप्रतिषेध परम कार्यम से पहले क्या हो जाएगा, ये त्रि शब्द ध्यान रखेंगे, जो त्रय आदेश का है ये तीनों लिंगों के लिए सामान्य, लिंग का निर्देश नहीं है। इस त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसृचतस्त्री वहां तो स्त्रीलिंग का निर्देश है। जो त्रेस्त्रय सूत्र है इसमें लिंग का नहीं है, ये परस्मय वो पुल्लिंग में भी करता है, नपुंसक लिंग में भी करता है और स्त्रीलिंग में भी प्राप्त होता है। अब देखिए ये सूत्र है, ये आम विभक्ति वाक्य पर त्रिशब्द को त्रय, ये पुल्लिंग में कार्य कर दिया, इसलिए नपुंसक लिंग में कार्य कर दिया, त्रयाणाम बन गया। और तीसरी चतस्त्री, इस सूत्र ने क्या कर दिया, आम को छोड़ करके इसको प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति और सप्तमी व्यक्ति में लग गया ये। अब स्त्रीलिंग में ही त्रिशब्द से, ध्यान रखें, त्रिशब्द से उत्तर जब आम लाएंगे तो ये दोनों सूत्र प्राप्त होने लगे। ये दोनों सूत्र क्या है, सावकाश है, समान बल वाले, दोनों ने अलग, माने पहले दोनों जगह अलग अलग कार्य कर दिए। ये आपको बात ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। ये मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। देखिए ये सावकाश कैसे है, देखिए मानिएगा हमने ये बनाया स्त्री भी, हमने तृतीया बना दिया स्त्रीलिंग में, और हमने इसका त्रय आदेश का बना दिया त्रयाणाम। ये हो गया आपका पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग, ठीक है, ये वाला, और ये वाला आपका हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां पर हमारा त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसृचतस्त्री सूत्र घट गया, चरितार्थ हो गया, सूत्र व्यर्थ नहीं है। यहां पर ये वाला सूत्र त्रिचतुरो स्त्रियाम ये प्राप्त नहीं है, क्योंकि पुल्लिंग या नपुंसकलिंग लिया हमने। तो यहां पर क्या है, त्रेस्त्रय से त्रयादेश हो गया, वो भी चरितार्थ हो गया। अब क्या स्थिति आती है, जब इसको, ये त्रिशब्द है और आम विभक्ति आएगी। अब यहां पर क्या है, त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसृचतस्त्री भी प्राप्त हो रहा है और त्रेस्त्रय से त्रयादेश भी प्राप्त हो रहा है। तो ये समान बल वाले सूत्र हैं दोनों, तो इसमें कहते हैं विप्रतिषेध बाद में कौन सा है, त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसृचतस्त्री, तो वो हो जाएगा, अर्थात तीसरी आदेश हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा, सूत्रेण पर विप्रतिषेधम मत्वा तीसरी आदेश हो जाता, तीसरी इसको आदेश हमने कर दिया, ठीक है। अब कहते हैं तस्य च, अब इसी को पुनः प्रसंग विज्ञानात्, हमारे पास परिभाषा हमने पढ़ी थी, यदि अब त्रेस्त्रय को रोक दिया था, इस त्रेस्त्रय को रोक दिया था, अब क्या है, स्थानीवत भाव से, ध्यान रखेंगे, स्थानीवत भाव से ये तीसरी क्या है, त्रि, माने त्रि को कहा हुआ कार्य स्थानीवत भाव से तीसरी को भी प्राप्त होगा। स्थानीवत माने आदेश है, स्थानीवत भवति, यदि त्रि को कहा हुआ कार्य इसको भी प्राप्त हो जाएगा स्थानीवत मान करके, तो त्रि को क्या कहा था, त्रेस्त्रय, त्रय आदेश कहा था। अब पहले तो त्रेस्त्रय रुक गया था, अब यदि फिर दोबारा त्रेस्त्रय प्राप्त है तो होना चाहिए, तो इसको क्या है, तीसरी को फिर दोबारा त्रेस्त्रय से त्रय आदेश प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं यदि त्रय आदेश हो जाएगा तो रूप बनेगा ही नहीं, वही कहते हैं तस्य च पुनः स्थानीवत भावेन त्रयः इत्यादेशोऽपि स्यात्, स्थान तीसरी को त्रय आदेश भी होना चाहिए।
न तो एतद इष्यते, परंतु ये इष्ट नहीं है। तस्मात् भवत्येषा न्याय सिद्धा परिभाषा, इसलिए ये न्याय सिद्ध, लोक न्याय सिद्ध परिभाषा बनाई गई है। अब आपको ये आसानी से समझ में आनी चाहिए। मैंने भूमिका पूरी अच्छी बना दी आपकी, ठीक है। सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तदबाधितमेव। महाभाष्य 1:4-2 विप्रतिषेध परम कार्यम पर यह परिभाषा दी गई है। परिभाषा का एक वार्तिक का रूप है। कहते हैं सकृत माने एक बारम, सकृत का अर्थ क्या होता है? एक बारम। कार्यस्य गतौ प्राप्त, गतौ का अर्थ क्या? प्राप्त माने एक बार कार्य की प्राप्ति होने पर विप्रतिषेधे यद बाधितम, विप्रतिषेधे यद बाधितम, विप्रतिषेध नियम के द्वारा जो कार्य बाधित कर दिया, माने विप्रतिषेध परम कार्यम, इस परिभाषा के द्वारा जो कार्य पहले प्राप्त था और फिर दूसरा जिसका हमने निश्चित कर दिया, तो दूसरा कार्य कहते हैं बाधा गया है, जो दूसरा कार्य तद बाधितम एवं, अर्थात विप्रतिषेधे सति यदा ही युगपत क्वचित कार्य द्वयम प्राप्नोति तदा पदस्य कार्ये जाते कथंचित पूर्वस्यापि प्राप्नोति चेत तन्न भवति यदबाधितम तत् सर्वकालाय एव बाधितम इति मंतव्यम। ठीक है क्या? के अर्थात विप्रतिषेधे सूत्र के द्वारा होने पर, लगने पर क्या है, जो जब एक साथ में जब दो कार्य प्राप्त होते हैं तब क्या है, पदस्य कार्य जाते, माने पद का कार्य, माने पहले पद, पद का अर्थ है शब्द, शब्द का जो कार्य एक हो गया, कार्य जाते कथंचित पूर्वस्यापि प्राप्त होती, फिर अब दूसरा भी प्राप्त हो, जैसे अभी स्थानीय भाव से दूसरा भी प्राप्त हो रहा था त्रयादेश, तो कहते चेतन न भवती, अब वो नहीं होगा, पहले वाला नहीं होगा, पुनः प्रसंग विज्ञानात यहां नहीं लगे। यद बाधितम तत् सर्वकालाय एव बाधितम इति मंतव्यम, जो बाध दिया विप्रतिषेधे के द्वारा जो कार्य एक बार बांध दिया, उसमें पुनः प्रसंग विज्ञाना सिद्धम नहीं लगता है। तो ये हो गया। अब यहां पर बताते हैं कि तदनेन तिसृणाम इत्यत्र त्रिशब्दस्य परत्वात् तिसरे आदेशे कृते स्थानिवत् भावेन पुनः त्रयः इति त्रय आदेशो न भवति। ये समझा दिया। यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि जो पुनः प्रसंग विज्ञाना सिद्धम के द्वारा जो बात कही थी, उसका सारे का यह अपवाद नहीं है। केवल पुनः प्रसंग विज्ञान कहां पर, यदि विप्रतिषेध के द्वारा, मन विप्रतिषेध परम कार्यम सूत्र के द्वारा पर सूत्र को मान करके जिस कार्य को किया गया है, तो उससे साथ में जो दूसरा कार्य प्राप्त होता है वो नहीं होगा। केवल इसके अलावा नित्य के द्वारा, अंतरंग के द्वारा, अपवाद के द्वारा जो कार्य बाधित होते हैं वो तो पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम के द्वारा हो जाते हैं। ये बात मुख्य रूप से इस परिभाषा का है। ये परिभाषा क्या है? पर को मान करके जिस कार्य को रोका जाता है उसके पुनः प्राप्ति में मना कर रहा है। अंतरंग के द्वारा, नित्य के द्वारा, अपवाद के द्वारा विधान करके जिस कार्य को रोका जाता है उसका तो पुनः प्रसंग होगा, तो वो तो हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर गुरुजी ने अपनी तरफ से कुछ बात विशेष कही है, ये जितनी समझ में आ जाए उतनी समझिएगा। ठीक है। इदमत्र बोध्यम, यहां पर इस बात को समझ लेना चाहिए, जानना चाहिए कि लक्ष्यानुरोधात् पुनः प्रसंग विज्ञानात् इति
सकृत गतौ इति चानयोः परिभाषयोः विषय विभागः क्रियते। क्या है? लक्ष्यानुरोधात, लक्ष्यानुरोधात का अर्थ है इष्ट सिद्धि प्रयोग, माने शब्द को सही माने शुद्ध सिद्ध करने के लिए, माने मुख्य रूप से जो हम शब्द बना रहे हैं वो सिद्ध होना चाहिए। तो उसकी सिद्धि सही रूप से हो जाए, इस अनुरोध से क्या है, पुनः प्रसंग विज्ञानात और सकृत गतौ यद बाधितम तद बाधितम एवं प्रतिषेधे, इन दोनों का विषय परिभाषाओं का विषय विभाग यहां पर बता रहे हैं। कैसे समझना चाहिए कि बाधितम कार्यम तत्रैव पुनः प्रवर्तते यत्र ही पुनः प्रवर्तमानेन कार्येण पूर्व प्रवृत्तम कार्यं न नश्यते। मोटे रूप से यहां पर यह समझना चाहिए कि पुनः प्रसंग विज्ञान सिद्धम की अपवाद ये परिभाषा वही लगती है, पुनः प्रसंग विज्ञानात सिद्धम जो परिभाषा है वो वहां नहीं लगती है। कहां? कि पूर्व प्रवृत्तम कार्य, अर्थात दो सूत्र प्राप्त हुए, उनमें से एक को बांध दिया, एक से कार्य कर दिया, अब दूसरा सूत्र भी प्राप्त हो रहा है, तो दूसरा सूत्र प्राप्त हो करके पूर्व सूत्र के द्वारा जो कार्य किया गया है वो कार्य का विनाश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, यदि विनाश नहीं होता है, वो कुछ दूसरा करता है और जो पूर्व सूत्र ने पहले जो कुछ कर दिया वो वैसा का वैसा ही बना रहता है, तो फिर पुनः प्रसंग विज्ञान सिद्धम लग जाएगा। वही कहते हैं कि पुनः प्रवर्तमानेन कार्येण पूर्व प्रवृत्तम कार्येण कार्यम, माने पूर्व जो पहले कार्य होगा उसका नाश यदि नहीं होता हो। जैसे जैसे यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर विप्रतिषेध परम कार्यम से यहां तीसरी हमने कर दिया, अब पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम से त्रेस्त्रय से त्रय, इसी को तीसरी को त्रय प्राप्त हो रहा था, अर्थात पूर्व सूत्र के द्वारा जो तीसरी कर दिया था उसी का विघात हो रहा था, उसी का नाश हो रहा था, इसलिए नहीं लगा। यदि ये ऐसा का ऐसा ही बना रहे और कोई सूत्र जो लग रहा है पहले लग रहा था वो रोक दिया, फिर बाद में लग करके वो दूसरा कुछ करता है इधर उधर, तो वो हो जाएगा। ऐसा भी विचार कर सकते हैं, ऐसा विभाग कर सकते हैं दोनों परिभाषाओं का। ठीक है, तो आगे कहते हैं अब ये हो गया, अत्र व्यक्तौ तु पदार्थे प्रतिलक्ष्यं लक्षणं प्रवर्तते इति प्रत्येकं सूत्रस्य अनवकाशत्वात् क्वचित् एकत्र युगपत प्राप्ति प्रसंगे उभयोरपि सूत्रयोः पर्यायेण प्राप्तौ सत्यां विप्रतिषेधे परम कार्यम इति सूत्रेण नियमः क्रियते, विप्रतिषेधे सति परमेव भवति न पूर्वम इति। अब ये जो पिछली परिभाषा की तरह ही क्या कह रहे हैं, ये बात नहीं, ये काशिका की वास्तव में और महाभाष्य की है कि इस परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, इस परिभाषा का जो कार्य है वो कार्य तो विप्रतिषेध परम कार्यम से सिद्ध हो जाता। जैसे पिछली परिभाषा में पुनः प्रसंग विज्ञान सिद्धम में क्या कहा था कि इस परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, इस ये जो कार्य करती है वो तो महाभाष्य में विप्रतिषेध परम कार्यम से सिद्ध कर दिया। ठीक वैसे ही इस परिभाषा का जो कार्य है वो भी विप्रतिषेध परम कार्यम से सिद्ध हो जाता, परंतु जो विप्रतिषेध परम कार्यम जो सूत्र है उसको दो दृष्टि से देखना पड़ता है। पहले वाले में किस दृष्टि से देखा था कि जो सूत्र हैं वो जाति पक्ष में काम करते हैं, आकृतौ पदार्थे सक्रिय लक्ष्य लक्षणम प्रवर्तते, और अब क्या है, इस परिभाषा का जो विप्रतिषेध परम कार्यम से कार्य कराना है वो सूत्रों की प्रवृत्ति व्यक्ति पक्ष में मान करके, व्यक्ति पक्ष में मान करके इस परिभाषा का जो कार्य है वो विप्रतिषेध परम कार्यम से सिद्ध हो जाएगा। देखिएगा अत्र माने यहां पर क्या करना, क्या कहते हैं, व्यक्तौ तु पदार्थे, व्यक्ति को पदार्थ मान लें, व्यक्ति को पदार्थ मान करके प्रतिलक्ष्यम लक्षणम प्रवर्तते, जो सूत्र है
सूत्र, जो सूत्र जो भी कार्य करता है वो क्या है, प्रत्येक उदाहरण जो भी उसकी जो जहां पर वो घटित होना चाहिए वहां लगता है, तो वो व्यक्ति पक्ष में माने वो लगना चाहिए। क्या चाहिए, लगना चाहिए। तो वही कहते हैं कि व्यक्ति पदार्थ मानने पर तो प्रत्येक जो शब्द है, माने शब्द सिद्धि जो प्रयोग है, लक्ष्य उदाहरण है, उसमें सूत्र की प्रवृत्ति होती है। अर्थात प्रत्येकम सूत्र से माने प्रत्येक सूत्र का अनवकाशत्वात्, माने प्रत्येक सूत्र क्या होता है, इस पक्ष में अनवकाश रहता है। यदि वो कहीं नहीं लग रहा है तो वो क्या अनवकाश है। क्वचिद एकत्र युगपत प्राप्ति प्रसंगे उभयोरपि सूत्रयो पर्यायेण प्राप्तौ सत्याम विप्रतिषेधे परम कार्यम इति सूत्रेण नियमः क्रियते। ये बात आपके लिए कठिन होगी 100%, जितनी समझ में आया समझ लीजिएगा। बाकी ये वास्तव में मैंने बता दिया आपको, काशिका में ही समझ में आएगी और महाभाष्य में ही समझ में आएगी। ठीक है, कि यहां की इस माने व्यक्ति पदार्थ में क्या होता है, यदि सूत्र कहीं नहीं लग रहा है, सूत्र कहीं नहीं लग रहा है तो वो माने सूत्र नहीं लग रहा है, उसकी प्रवृत्ति किसी कारण नहीं हो तो वो अनवकाश है। जाति पदार्थ में क्या हो रहा था, जाति पदार्थ में जैसे हमने पिछली कक्षा में देखा था कि वृक्षेभ्यः वृक्षाभ्याम वृक्षेषु, इसमें एक शब्द में, एक शब्द माने वृक्ष शब्द हमने जाति में लेकर के एक जगह हमने दिखा दिया बहुवचने जल्यत लग गया वृक्षेषु में, और वृक्षाभ्याम में दिखा दिया था सुपीच लग गया। अब उसी में एक तीसरा आ रहा था वृक्षेभ्य, वहां पर दोनों सूत्र प्राप्त हो रहे थे। तो यहां पर क्या था, जाति में जो क्या है, जो बहुवचने झल्यत पहले एक जगह चरितार्थ हो गया वृक्षेषु, और सुपीच वृक्षाभ्याम में चरितार्थ हो गया। अब वृक्षेभ्य में दोनों प्राप्त हुए, यहां पर सावकाश हो गए। क्या हो गए, सावकाश। इसी को यदि जाति पक्ष में देखेंगे तो जाति पक्ष में क्या होगा, बहुवचने झल्यत सूत्र वृक्षेषु में भी लगना चाहिए और वृक्षेभ्य में भी लगना चाहिए और वृक्षाभ्याम में भी लगना चाहिए, तभी वो सावकाश बन पाएगा। यदि वृक्षाभ्याम में नहीं लग रहा तो उस सूत्र को अवकाश नहीं है, सूत्र चरितार्थ नहीं हुआ उस वृक्षाभ्याम में। ऐसा नहीं कह सकते कि वहां व्यक्ति पक्ष में, व्यक्ति पक्ष में अर्थात जहां हम घटा रहे हैं वहां चरितार्थ होगा तभी वो सावकाश बनेगा, कार्य करेगा तभी सावकाश बनेगा। ये नहीं कहेंगे कि वहां वृक्षेषु और वृक्षेभ्य, ये तो जाति पक्ष का हो गया। यहां पर व्यक्ति पक्ष में क्या है, वृक्षेभ्य वृक्षेषु में और वृक्षाभ्याम में जो तीनों वृक्ष शब्द अलग अलग है, इनको एक नहीं मान सकते, ये तीनों अलग अलग हैं। तो इसलिए क्या इन्होंने ये कहा कि व्यक्तौ तो पदार्थे प्रतिलक्ष्यम लक्ष्यम प्रवर्तते, ये सिद्धांत है व्यक्ति पक्ष में। तो प्रत्येक सूत्र का क्या है, अनवकाशत्व रहता है। जहां नहीं लगा वहां अनवकाश है, वो उसको सावकाश आप नहीं कह सकते, इसने दूसरी जगह कार्य कर दिया। क्वचित एकत्र माने कहीं पर जहां अनवकाश होने पर क्या है, एक साथ दो सूत्रों की प्रवृत्ति होने लगे, दोनों ही अनवकाश हैं। सूत्रयोः पर्यायेण प्राप्त हो। अब यदि दोनों प्राप्त होंगे तो क्या होगा, पर्याय से प्राप्त होंगे, एक बार ये होगा एक बार वो होगा, मतलब एक शब्द के दो रूप प्राप्त होने लगेंगे। समझिए था, अर्थात यदि व्यक्ति पक्ष मान करके हम यदि वृक्षभ्याम में घटाने लगे किसको, सुपीचक को और बहुवचने झल्यत को, उसमें वृक्षभ्याम में यदि हम सुपीच और बहुवचने झल्यत को घटाने लगे व्यक्ति पक्ष में, तो वहां क्या है, पर्याय से एक बार क्या लगेगा, सुपीच लगेगा और एक बार लगेगा बहुवचने झल्यत, अर्थात दो रूप बनने लगेंगे।
एक बनने लगेगा वृक्षाभ्य और एक बनने लगेगा वृक्षेभ्य। एक तो ठीक बन जाएगा, एक बन जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि वहां पर वृक्षेभ्य में वृक्षभ्यस, यहां दोनों सूत्र व्यक्ति पक्ष में अनवकाश हैं, उनको अवकाश मिला ही नहीं कहीं कार्य करने का यहाँ इस उदाहरण में, इसलिए नहीं मिला। तो दोनों सूत्र अपना अपना कार्य करेंगे, दोनों एक बार में हो नहीं सकता, तो क्रम से हो जाए भाई, एक बार ये कर देगा एक बार वो कर देगा, दो शब्द बन जाएंगे। तो बोहा अनिष्ट, इसलिए कहते हैं कि ऐसी स्थिति में विरोध पैदा होगा, अनिष्ट रूप बनना लगेगा। तो वहां पर कहते हैं पर्यायण प्राप्त सत्याम, पर्याय से प्राप्ति होने पर अब हम लगाएंगे विप्रतिषेध। विप्रतिषेधे परम कार्यम, यह सूत्र क्या करेगा, नियम करेगा। अब ये नियम करेगा, ध्यान रखेंगे, नियम कैसा करेगा, नियमाकृत है कि विप्रतिषेधे सती परमेव भवति। ये नियम इससे क्या है, विप्रतिषेध माने विरोध होने पर, विरोध होने पर वाला ही लक्षण कार्य करता है, सूत्र कार्य करता है। इससे नियम क्या बनता है, ये तो विधि हो गई, इस विधि से नियम ये बनता है परमेव भवति न पूर्वम, पूर्व वाला सूत्र कार्य नहीं करता, ये भी नियम बनेगा। पर वाला सूत्र ही कार्य करेगा, माने क्रम में अष्टाध्यायी में पर वाला सूत्र ही कार्य करेगा, पूर्व वाला सूत्र कार्य नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब अब इसका प्रसंग आएगा तो भी नहीं करेगा। ये विप्रतिषेध परम कार्यम से नियम बन जाता है। नियमस्य निषेधे तात्पर्यात् पूर्व सूत्रस्य अत्र निषेधोप्य उपलभ्यते। कहते हैं जो नियम बन रहा है, नियम इसे ऐसा बन रहा है कि उसका नियम बनाने का तात्पर्य क्या, निषेध में, निषेध में तात्पर्य इसका, नियम बना करके ये नियम ये बताना चाह रहा है, नियम इस उद्देश्य से बन रहा है कि पूर्व कार्य जो प्राप्त हो रहा है उसको वो नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, पर वाला हो जाएगा। तो साथ में क्या है, नियम से निषेध में तात्पर्य होने से पूर्व सूत्र का यहां पर निषेध भी उपलब्ध हो जाता है विप्रतिषेध परम कार्यम। अब जब विप्रतिषेध परम कार्यम से निषेध भी हमें उपलब्ध हो गया और पर सूत्र की विधि भी प्राप्त हो गई नियम के द्वारा, तो फिर इस परिभाषा की आवश्यकता क्या है, परिभाषा की आवश्यकता क्या है, वो तो उसी से रुक जाएगा है। एवं च व्यक्ति पक्षे, व्यक्ति पक्ष में विप्रतिषेधे परम कार्यम इत्यस्य नियामकत्वात् सकृतगतौ इत्येषाप्यनेनैव सूत्रेण साध्यते। अब ध्यान रखें, अब कहते हैं इसी प्रकार से व्यक्ति पक्ष में विप्रतिषेध परम का इसका नियामकत्वात्, नियामक होने से सकृतगतौ एषा अपि अनेन, माने इसी सूत्र से उसको भी सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, वहां वास्तव में ये तो व्यक्ति पक्ष में हो गया, ठीक है, ये व्यक्ति पक्ष में, और विप्रतिषेध परम कार्यम यहां पर सकृतगतौ ये वाला था, ये आकृत पदार्थ सकृत लक्षण लक्षण प्रवर्तित, तो यहां पर बता दिया विप्रतिषेध परम कार्यम इत्यस्य विधायकत्वात्। यहां पर क्या है, जाति पक्ष में वास्तव में कहा है क्या, जाति पक्ष में, जाति पक्ष में यहां पर ये क्या बनता है, विधायक बनता है। विधायक अर्थात निषेध नहीं करता, क्या निषेध नहीं, माने कोई प्राप्त है बाद में तो हो जाएगा, वो यही बताया था इन्होंने। ठीक है, यहां पर ये जो वास्तव में कह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं यहां कि ये कहां गए, ये तो एवं च व्यक्ति पक्ष में हो गया विप्रतिषेध परम कार्यम इत्यस्य नियामकत्वात्। इसी प्रकार से कहते हैं यहां पर सकृतगतौ परिभाषा, जो परिभाषा वो भी इसी सूत्र के द्वारा, माने इसी उस परिभाषा का भी कार्य इसी सूत्र के द्वारा सिद्ध कर लिया था जो बता दिया था, व्यक्ति पक्ष में जाति पक्ष में। ठीक है, जाति पक्ष में स्पष्ट लिखा हुआ है, जाति पक्ष में, बस यहां पर समाप्त नियामकत्वात् और सकृतगतौ। ठीक है, और कभी कभी ऐसा लगता है यहां पर कि ये यहां जो लिख दिया व्यक्ति पक्ष में, व्यक्ति पक्ष में तो ये वाला घटाया इन्होंने है?
वहां तो विधायकत्व लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इतनी बात है ये वास्तव में इसके साथ लगती है, आगे वाली बात जो कह रहे हैं वो उस परिभाषा के साथ लगती है, ऐसा समझना होगा हमको। ठीक है, चलिएगा, तो आज तो यही परिभाषा हो पाएगी, एक परिभाषा इसको अच्छी प्रकार समझ लीजिएगा। अब अगली परिभाषा बहुत ही विशेष परिभाषा है, इसको अच्छी प्रकार से, सरल है, कठिन नहीं है और उपयोगी है, अधिक प्रयोग की जाती है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।